तो देखिए बच्चों, करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2091 3485 4879 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल का कहने का मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो x है, और आप जानते हैं कि x का मान वो कुछ भी हो सकता है, वो हम निकाल ही लेंगे। तो जो x का मान निकल करके आएगा उसके अंकों का हमें योगफल बताना है, इनमें से ही कोई एक उसके अंकों का योगफल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या होगा, हम सबसे पहले निकाल लेंगे इसके HCF मतलब x की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर लिखा 2091, हम पहले इसके टुकड़े करेंगे, फिर हम किसके 3, 4, 8 और 5 के टुकड़े करेंगे, और फिर हमारी एक संख्या जो दी गई है 4879, 4000। ठीक है, अब हम इनके टुकड़े करने स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे अगर काटने की कोशिश करूँ, ये ना 2 से कटेगा ना 3 से, 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम सीधा इसमें 17 का डिवाइड करेंगे। तो इसमें 17 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 और 17 तिया। ठीक है बच्चों, 17 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3। फिर हम इसे काट देंगे कितने से, 41। केवल 41 से ही डिवाइड हो सकता है, अदर कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि इसकी का एक अंक 5 है, या 0 होता तो भी 5 से डिवाइड होता। 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 का पढ़ा 6 बार, 5 का पढ़ा 9 बार और 5 का पढ़ा 7 बार। फिर हम इसमें डिवाइड करेंगे 17 से, होगा 17 से पहले होगा भी नहीं। तो 17 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 41। और 41 में आपने अभी देखा कि 41 में केवल 41 का ही डिवाइड हो सकता है और किसी का हो भी नहीं सकता। अब इसमें डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा, 7 का पढ़ा 6 बार, 7 छंग 42, 7 निम और 7 सत्ते। और अब इसमें डिवाइड किसका जाएगा, 17 का। हम 17 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 17 से भाग करने के बाद फिर 41 प्राप्त होगा, और 41 केवल 41 से ही कट सकता है या डिवाइड हो सकता है। अब हम अगर इसके HCF की बात करें तो बच्चों HCF कितना होगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। भाई कॉमन फैक्टर इनके बीच में क्या है, एक तो 17 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमने ले लिया बाहर, ले लिया 17। और क्या कॉमन है, 17 के बाद 3, 5 और कोई वैल्यू इसमें कॉमन नहीं दिखाई दे रही। हाँ कॉमन है 41, 41, 41, तो हम यहाँ लिख देंगे 41। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें HCF प्राप्त होगा, और वो HCF ही तो x का मान है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 697। ये निकल के आ गया किसका मान, तो बच्चों ये x का मान है। हम इसे क्या बोल देंगे कि यही वो x की वैल्यू है। और सवाल ने हमसे वैल्यू नहीं पूछी, सवाल ने कहा है कि x के अंकों का योगफल क्या होगा। तो x के अंकों का योगफल होगा, भाई एक अंक 6 था, एक 9 था, एक 7 था, इन सभी के अंकों का योगफल अगर हम ज्ञात कर देंगे तो सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 7 22। ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो बच्चों किस में, क्वेश्चन नंबर 1 का बी में एकदम राइट क्लिक करेंगे। तो कैसी बात समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सवाल ने कहा था कि ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं इनका HCF x है। x का मान कुछ भी हो सकता है, वो निकालने के बाद ही पता चलेगा। और जो x का मान आया, x के मान के अंकों का योग बता दो, तो इसका जो अंकों का योग होगा वो 22 होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समापवर्त्य यानी HCF x है, तो x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखते समझ गए होंगे कि इसका करना क्या है। देखो ऊपरला निचला सवाल बिल्कुल दोनों सेम टू सेम है, लेकिन ऊपर अंकों का योग पूछा गया था और नीचे अंकों का गुणनफल पूछा गया है। तो काफ़ी इजी सवाल है, सेम मेथड है, बिल्कुल यही तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि भाई पहले तो हम इसके किसके गुणनखंड करेंगे, 3073। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। फिर हमारे पास है 1756, 1756।
और फिर अगली संख्या क्या दी गई है, 48 29, 48 29। अब हम जल्दी से इनके सब के टुकड़े कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा। हम इसमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 4 2 किसी से नहीं कटेगा, तो हम इसमें 7 का डिवाइड करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा। 7 का डिवाइड होगा इसमें 439 बार। ठीक है बच्चों, 439 बार। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि 439 अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 439 केवल और केवल 439 से ही डिवाइड होगा। और अगर मैं इसके टुकड़े करने की कोशिश करूँ तो मैं इसे पहले करूँगा 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16। और फिर इसको काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 2 निम 18। फिर यहाँ कितना आ गया, 439। अब हमने भी जांच की थी कि 439 तो केवल 439 से ही कटेगा। और अब इसकी बारी आ गई, अब इसमें डिवाइड करूँ तो 2 3 4 7 का भी नहीं जाएगा, तो ये केवल और केवल 11 से कट सकता है। तो 11 का मैं इसमें डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा, 439 इतनी बार ही। और यो फिर 439 आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 439 केवल 439 से ही डिवाइड होगा। मैंने यहाँ लिख दिया। अब साइड में लिख देता हूँ कि इनका HCF कितना होगा। तो इनका HCF जो होगा भैया, यहाँ कॉमन मुझे केवल एक ही नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो मैं लिख दूँगा HCF बराबर 439। और मुझसे क्या कहा गया था, जो यह x की वैल्यू आई, देखो HCF का मतलब हुआ जो x का मान कहा था वो x का मान ही है ये 439। लेकिन उसने कहा इसके अंकों का गुणनफल बताओ। तो हम अंकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, जैसे पहले प्लस करा था अब की बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 3 × 9 कितना हो जाएगा ये, तो 4 तिया 12, 12 निमा 108। तो कितना बन गया गुणनफल, ये इसका गुणनफल आ गया, x के अंकों का योगफल 12 निम्मा 108। एक बार फिर से रिपीट करूं तो बच्चों, इसमें 3 संख्याएं दी गई थी, हमें कुछ नहीं करना था, केवल इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना था। तो मैंने HCF निकाला तो मेरे पास निकल के आया 439। और HCF जो था वो x था, इसका मतलब x की वैल्यू ही 439 है। तो इसने कहा कि x के अंकों का योगफल नहीं सॉरी गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल का था, पहली बार जोड़ दिए थे, अब की बार गुणा कर दी। तो 4 3 9 तीनों की गुणा करी, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। तो गुणा करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ कितना, 108। अतः इस सवाल में जो राइट आंसर होगा वो 108 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है। इसका कहने का मतलब यह है कोई भी दो संख्याएं हैं उनका योगफल 42 है। तो हमें दो में से एक भी संख्या नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना मेरी पहली संख्या तो x थी और मेरी दूसरी संख्या y थी। दोनों संख्या मान ली, इनका योगफल 342 है। योगफल 342 है, मतलब इन संख्याओं को आप योग करोगे तो 342 मिलेगा, 342। ठीक है, और इनका HCF 19 है। तो मुझे दिया गया है कि HCF इनका 19 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं वो मुझे बताना है। तो मैं क्या करूं, मैंने मान लिया भाई जब भी HCF दे रखो तो पहली संख्या तो हो जाएगी 19x और दूसरी संख्या हो जाएगी 19y। तो दो संख्या ये मिल गई, वे दोनों संख्या ये थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें योगफल दिया है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के तो हम लिख देंगे 19x + 19y का मान जो हमें मिला है वो है 342। अब यहाँ से मैं 19 को ले लूँगा कॉमन, अंदर बच जाएगा x + y और बराबर 342। अब 19 को अगर मैं इस साइड पहुँचाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास इस साइड रह जाएगा केवल x + y और बराबर हो जाएगा 342 और बटे में कितना 19। और मैं 19 का भाग इसमें दे दूँ तो मेरे पास x + y का मान निकल कर के आ जाएगा कितना 18। 19 से काटोगे तो 18 मिल जाएगा। तो मुझे बस ये बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने के बाद 18 आता हो, 18 प्राप्त होता हो। तो मुझे ऐसी संख्याएं बतानी। तो भाई ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 1 और 17 भी 18 होती है, 16 और 2 भी 18 होती है, 3 और 15 भी 18 होती है, 4 और 14 भी 18 होती है, 13 5 भी 18 होती है। लेकिन ये सारी की सारी नहीं लेनी,
मुझे केवल उस जोड़े से मतलब है जिनका HCF एक आता हो। तो मैं ऐसे देख एक बार चेक करके देखूँ कितने जोड़े होंगे। तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब मैंने कहा कि एक में 17 जोड़ोगे तो 18 प्राप्त हो, एक में 17 जोड़ोगे तो 18 प्राप्त होगा। अब इसकी उल्टी गिनती लिख दो यहाँ पे, 16 15 14 13 12 11 10 और 9। तो मैंने कहा था ये सब इनको सबको जोड़ने के बाद 18 तो आ जाएगा, लेकिन हमें सारे जोड़े नहीं चाहिए, हमें केवल उस जोड़े से मतलब होता है जिसका HCF केवल एक आता हो। ठीक है ना। तो 1 और 17 किसी से नहीं कटने के, 1 और 17 एक से या फिर खुद के पहाड़े से ही कटेंगे। ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्या वाले जोड़े लेने हैं बस। तो एक जोड़ा तो यू काम का है, यू काम का नहीं है, यू भी नहीं है, क्योंकि 3 पंजे 15, 15 3 ते भी कटेगा, 5 ते भी कटेगा, तो यू तो हो नहीं सकता ना। 4 यू भी गलत है, यू भी गलत है। 6 12 भी नहीं ले सकते, 7 11 बिल्कुल सही है, 8 10 नहीं ले सकते, 5 और 13 भाई ये तो सही था जोड़ा एकदम, क्योंकि ये तो नहीं कटना। अब 8 10 भी नहीं ले सकते, 9 9 भी नहीं ले सकते, 9 9 भी नहीं ले सकते। तो मुझे कितने जोड़े सही प्राप्त हुए, 1 2 और 3। तो हम लिख देंगे यहाँ से का अधिकतम युग्म कितने बन सकते हैं, अधिकतम जो युग्म होंगे वो कितने बनेंगे, केवल और केवल 3। यही इस सवाल का एकदम बेस्ट आंसर है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। सवाल ने कहा था दो संख्याओं का योगफल 342 है, संख्याएं नहीं पता थी, तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y थी। तो HCF दिया था तो संख्याएं हो जाएगी 19x और 19y। दोनों का योग दिया था तो योग कर दिया 19x प्लस 19y बराबर 342। अब 19 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस वाई बराबर 342। अब इतना तो जानते होंगे कि नहीं, 19 गुना मतलब इसकी गुना में था तो भाग में चला गया, x प्लस वाई का मान 18 आ गया काटने के बाद। यहाँ से यह पता चला कि इसका करने के मतलब कि जोड़ने के बाद 18 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ से जोड़े प्राप्त करे तो ये 3 आ गया। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि 6 घंटियाँ क्रम से 12 मिनट 9 मिनट और 6 मिनट 8 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। हमें ये बताना है कि 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम पता कर लूँगा कि एलसीएम इनका क्या होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, भाई जो भी हमें संख्याएं मिली हुई है, 12 9 6 8 3, 12 9 6 8 और 3 और एक बची 10। इन सभी का निकाल देंगे हम एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा, तो बच्चों इनका एलसीएम हो जाएगा 360। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप सभी जानते ही होंगे, एलसीएम निकालना तो आता होगा। ठीक है ना। तो आप साइड में कहीं भी साइड वर्क करके पता कर सकते हो कि इन सब का एलसीएम कितना होगा। तो मैंने इन सब का एलसीएम पता करा तो एलसीएम मिला 360। अब 360 क्या निकल गया है, 360 मिनट है, 360 मिनट, क्योंकि उसने कहा था कि 12 मिनट 9 मिनट 6 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट। ठीक है ना। तो ये मिनट हुई। अब हम इन मिनट को घंटे में बदल लेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए मेरे पास 360 मिनट है, तो मैं जब इन्हें घंटे में बदलूंगा तो एक घंटे में 60 मिनट हो, तो मैं इसलिए 60 से इसे डिवाइड कर दूंगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटी, 6 छंग 36। इसका मतलब 360 मिनट में कितने घंटे मिलेंगे, 360 मिनट में बन जाएंगे 6 घंटे। ठीक है। अब आप लोग खुद बताओ, 6 घंटे में एक बार बजती है तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। जब 6 घंटे के अंदर एक बार बजेगी बात, 6 घंटे में एक बार। तो सवाल ने कहा बताओ 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। तो जब 6 में एक बार बजती है तो मैं लिख दूंगा कि 12 में 2 बार, 12 घंटे में 2 बार। एक बार फिर से देखिए, ये घंटियाँ दी गई थी, 6 घंटी थी, 12 9 6 8 और 3 10 के मिनट के समय अंतराल से भी बजती थी। तो मैंने इन सब का निकाला एलसीएम, तो 360 मुझे मिनट प्राप्त हो गई। मैंने देखा कि 360 मिनट को मुझे घंटे में बदलना, तो मैंने 60 का इसमें कर दिया भाग। भाग करने के बाद मुझे पता लगा 360 मिनट में 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे में वह इसका मतलब एक बार बजती है ये सभी मिल करके। जब 6 घंटे में एक बार बजती है तो बस यही तो बताना था कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 12 घंटे में वे 2 बार बजेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा,
ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, पांचवा सवाल क्या कह रहा। पांचवा सवाल कहता है कि 273, 312, 351 का महत्तम समापवर्तक HCF यदि x है तो x का मान खाली स्थान मतलब किन दो संख्याओं के बीच में होगा। हमें ये बताना है कि इन तीनों संख्याओं को जो HCF आएगा वो इनमें से किन दो संख्याओं के बीच होगा। या तो 25 से 30 के बीच आएगा, या 30 से 45 के बीच आएगा, या 39 से 50 के बीच आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब का HCF निकालना होगा। तो मैं इन सब का HCF निकालता हूँ। तो HCF निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इनके सारों के अलग अलग टुकड़े लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं HCF ऐसे प्राप्त करूँगा। अब भैया 273, यहाँ पहले तो 273 के गुणनखंड होंगे, फिर 273 के बाद मुझे दिया गया है 312, तो मैं यहाँ लिखूँगा 312 के गुणनखंड। फिर 351, यहाँ लिख देंगे 351। अब ऐसे करके हम इनका HCF पता करेंगे। HCF पता करने के लिए अब इसमें भाग लगाने की कोशिश करें, 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से ज़रूर कटेगा। 3 नम 27 और 3 एकम 3। और फिर मैं बात करूँ तो 13 सत्ते होता है 91, तो 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। फिर इसकी बारी आ गई तो इसमें भी 3 एकम 3 और ना जाने की 0, 3 चौके 12। ठीक है बच्चों। अब 2 से भाग जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 से फिर भाई 2 से भागा गया इतना, अब 13 से हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52। फिर 4 को देखूं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉरी गुणनखंड करो। तो 3 से हम इसे गुणनखंड करेंगे तो कितना बनेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा 21, 3 सते 21। अब कितने से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 नम 27 और फिर 3 का भाग करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 3 13 आ गया ना, 13 तो 13 से ही कटेगा। अब देखो HCF पता करने के लिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख लूँगा भैया एक तो मिल गया मुझे 3, फिर देखा 13 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, दूसरी संख्या लिख ली 13। अब और कोई इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब इनका HCF कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे भैया HCF बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। यूँ मुझे इसका HCF प्राप्त हो गया, यही पता करना था। अब आप लोग खुद बताओ 39 किन दो संख्याओं के बीच में होगा, 25 और 30 के बीच में बिल्कुल भी नहीं आनेगा, क्योंकि ये तो 30 तो कम रह गया ना 39 से। अब 30 और 45 के बीच में, हाँ 30 और 45 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमें बस इसमें इतना ही बताना था। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा। सवाल नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल प्राप्त ना हो। सवाल कहता है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें जोड़ दूं तो इन सब से पूरी पूरी कट जा, मतलब 3 से भाग दूं तो भी कोई शेषफल ना बचे, 4 से भाग दूं तो भी कोई शेषफल ना बचे, 5 से दूं कोई शेषफल ना बचे। तो मुझे ऐसी कौन सी संख्या ऐसी है जो इसमें जोड़ देने पर इन सब से पूरी पूरी कट जा, शेषफल ना बचे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है 3, 4, 5, 6, भाई अलग अलग संख्या से तो भाग दे के नहीं देखेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनके सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमें बस जो संख्या प्राप्त होगी ना एलसीएम, बस उससे ही भाग दे के देख लेंगे, क्योंकि जो एलसीएम से कटेगी इसका मतलब वो इन सब से कटेगी। तो मैं निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो मुझे संख्या कितनी दी गई है, 3, 4, 5 और 6। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ भैया 3, दूसरी संख्या 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6, इन सभी का मुझे एलसीएम पता करना। तो इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60, मतलब 60। ठीक है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 60 हो गया। अब सवाल क्या है कि इस मैं 60 से भाग दूं तो ये पूरा पूरा कटना चाह, शेषफल नहीं बचना चाहता। तो मैंने ले लिया कितना, 1014। अब भैया इसमें 60 का भाग दो, ठीक है ना। 60 से अगर इसमें भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 60 का टेबल 101 में एक बार ही पढ़ा जाएगा, 60 एकम 60। अब 101 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 41, उतार लिया 4। अब 60 का पहाड़ा इसमें कितनी बार पढ़ा जा सकता है, 6 बार।
तो मैंने इसमें 6 बार भाग दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 360। ठीक है, अब शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा इसमें से घटाने के बाद 54। अब देखो ये 54 आ गया। अब उतारने के लिए भी कुछ नहीं, पॉइंट भी नहीं लगा सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बताओ कि इस 54 में कितने की कमी रहेगी, मतलब कितना जोड़ दूं जो इसमें 60 का पाड़ा पढ़ा जा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं अगर इसमें 6 प्लस कर दूं, यदि मैं इसमें 6 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 60। और 60 का टेबल इसमें खूब आराम से पढ़ा जाएगा, 60 एकम 60। तो हमें क्या पता चला, यो जो 1014 है, यदि हम इसमें 6 की कमी पूरी कर दें, ठीक है ना, 6 की कमी पूरी कर दे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए वो नंबर क्या है, छोटे से छोटा वो नंबर है 6, मतलब इसमें 6 जोड़ दो तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। 60 इन किसी भी संख्या से भाग दे के देखिए, वो पूरा कटेगा पटेगा। 1020 पूरा कटेगा इन सब से। एक बार फिर समझा दूं, वह छोटी से छोटी संख्या, सवाल ने पूछा था कि इन 4 में से कौन सा ऐसा छोटा सा छोटा नंबर है जो इसमें जोड़ दूं तो इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एक बार भी शेषफल ना बचे। तो हमने क्या करा, इन सब का एलसीएम निकाल लिया 60, और 60 से इसमें भाग देना स्टार्ट कर दिया। जब हम इसमें भाग दे रहे थे तो हमें पता चला कि ये जो 54 है, इसका मतलब 60 का पहाड़ा पड़ने से इतना कम है, तो इतना और जोड़ दूँ, 6 और जोड़ दूँ तो यो पूरा पूरा 60 से डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। देखो यदि मैं इसमें पूरा 6 जोड़ दूँ तो मेरे पास ये 60 बनेगा। अब खुद ही बताओ, 60 का पहाड़ा 60 एकम 60, यहाँ देखो शेषफल 0 ही नहीं आने का कि फिर। तो इस प्रकार ये सवाल था। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल नंबर 8 क्या कहते हैं। मान लीजिए x और y 165, 297, 495 के क्रम से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, x और y इन सभी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ है। तो हमें क्या बताना है कि x अपॉन y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, x अपॉन y का मान मुझे बताना है। तो देखो ये सवाल कैसे होगा भाई, इसने कहा लघुत्तम समापवर्तक x, तो हम लिख देंगे यहाँ हमारा एलसीएम जो है वो तो है x, एलसीएम तो हो गया x, और एचसीएफ जो हैगा, एचसीएफ दे दिया इसने y। जितनी बात इसने कही इतनी मैंने लिख दी। अब इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल के यहाँ रखो तो x का मान पता लगेगा, एचसीएफ निकाल के रखो तो किसका मान पता लगेगा, y का मान। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इनका लिख लो एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। यदि मैं इनके एचसीएफ की बात करूं तो इनका एचसीएफ जो होगा बच्चों वो 33 होगा। एक बार मैं निकाल करके दिखा दूं भाई, एचसीएफ निकाल लेंगे तो 165, 165 के टुकड़े करने पड़ेंगे, 297 के टुकड़े करने पड़ेंगे और मुझे 495 के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ से मेरा मान निकल के जो आएगा वो वाई का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसे काटना स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। तो मैं इसमें 3 का भाग कर दूंगा, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5 एकम, फिर 11 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना, अब अगले के टुकड़े की करने की बारी आ गई। तो मैं देखता हूँ 3 का पाड़ा इसमें जाएगा, 3 नम 27, 3 नम 27, फिर 3 का भाग कर दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग कर दो तो 11 आ जाएगा, और फिर 11 का भाग कर दो तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब अगले की बारी आ गई, अगले का भाग करो, 3 एकम 3, 19 हो गया, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 55 आ गया। तो इसका मतलब 5 एकम 5 एकम, फिर 11। ठीक है, अब इनके जो है कि ये टुकड़े हो चुके हैं। अब यहाँ से देखो एचसीएफ मतलब वाई का मान कितना मिल जाएगा, वाई का मान हमें क्या प्राप्त होगा भाई, 3 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों में 3 कॉमन था तो 3 ले लिया, 5 भी कॉमन दिखे शायद, 5 कॉमन नहीं है, और क्या बचा 11 बचा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वाई का मान कितना मिल गया, 11 तिया 33। तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, अगर भैया हमारा वाई का मान 33 है। ठीक है, वाई का मान मिल गया। अब एलसीएम, तो इसने कहा इन सभी संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो एक्स का मान है। तो इन सभी संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालने लगूं तो यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण मैं यहाँ पर निकाल के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप साइड में निकाल लेना। इसका एलसीएम जो होगा वो 1485 होगा, मतलब एलसीएम का मान होगा इतना 1485, 1485 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो मुद्दे की बात क्या थी, सवाल ने कहा था x अपॉन वाई का मान बता दो,
एक्स अपॉन वाई का मान बता दो कितना होगा। तो देखो एक्स की जगह एक्स का मान रख दो, एक्स का मान आया था 1485, और वाई की जगह वाई का मान रख दो, वाई का मान था 33, ठीक है ना। और यदि 33 का भाग इसमें दोगे, वैसे भाग तो छोड़ दो, पहले मैं काट कर ही दिखा दूँ। तो यहाँ हमेशा काट दूंगा, 11 का भाग ऊपर देखते हैं चला जाएगा कि नहीं। 11 एकम 11, 3 बचा 38, 11 तिया 33, 5 बचा, ठीक है। तो देखो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 38 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, 5 बचा 55, 11 पंजे 55। अब 3 तय से काट दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब भाई हमारा जो मान है एक्स अपॉन वाई का मान 45 आ गया, 45। अब देख लो कौन सा ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाई करता है कि ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक है। एक बार फिर देखो, सवाल बहुत ईजी सा था। एक्स और वाई इन सभी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ है। हमने लिख दिया एलसीएम एक्स है, एचसीएफ वाई है। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकल, तो एक्स का मान मिल गया 14, 8 14 85, और यहाँ से का एचसीएफ निकल रहा तो 33 आ गया। फिर इसने बस इतना कहा था कि एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछ रहा मैंने कहा है कि एक्स अपॉन वाई का मान बताओ। तो एक्स का मान जो था वो ऊपर रखा, वाई का मान नीचे रखा, डिवाइड करने के बाद 45 मिल गया, मतलब 45 इसका एकदम राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ मतलब कि अच्छी तरीके से समझ। देखो बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम मतलब कि और एचसीएफ क्या है, उनका एलसीएम इतना है और एचसीएफ 25 है। एलसीएम 150 और एचसीएफ 25। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं थी, अगर उनका एलसीएम पता करो तो 150 आएगा और एचसीएफ पता करो तो 25 आएगा। यदि उनमें से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा, हमें वो वैल्यू बतानी है। तो देखो दोनों संख्याओं को जोड़ कर बताना। एक संख्या तो मुझे पता, कमी रहेगी बस एक संख्या की। अगर एक संख्या और मिल जा तो मैं दोनों को जोड़ कर फटाक दे से आंसर कर दूँ। तो इससे क्या समझ में आई है कि जब भी एक संख्या दे रखी हो और दूसरी हमें पता करनी हो तो आपने एक बात सुनी होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बस इनमें वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो मुझे एलसीएम दिया गया है 150, मैंने रखा यहाँ पे 150, ठीक है ना। एचसीएफ दिया गया है 25, तो मैंने रख दिया 25 बराबर इनमें से पहली संख्या, यदि एक संख्या 50 है तो मैं दूसरी संख्या निकाल सकूँ या नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। मुझे दूसरी संख्या का मान चाह। अब देखो 25 पूरा ही काट दो, 50 से इसे काट देंगे तो 3 बार कटेगा, 50 दिया 150 और 25 दिया होता है 75, 75। तो ये किसका मान आ गया, भाई वह दूसरी संख्या जो थी वह 75 थी। अब पहली संख्या जो थी वो मुझे 50 दे रखी थी, दूसरी मैंने पता कर ली, दूसरी मेरी निकल के आई 75। सवाल कहता है कि पहली और दूसरी दोनों को जोड़ के बता दो कितना होगा। तो मैं दोनों को कर दूंगा प्लस, भाई मेरे पास पहली संख्या यारी प्लस दूसरी संख्या यारी, दोनों को कर दूँ प्लस, तो ये जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा। तो बच्चों दोनों को जुड़ के हो जाएगा यू 125, यहाँ पे लिख देता हूँ 125। अब 125 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दो संख्याओं को एक बार फिर से देख लो, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछी जा, तो हमें क्या याद रखना है भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला जो बना हुआ है वो है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जब उसमें मान रखोगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। बस एक्स्ट्रा काम इतना करना था कि जो पहली संख्या हमें दे रखी थी और दूसरी हमने निकाल ली, उन दोनों को जोड़ कर बताना था कि कितना आया। हमने जोड़ के बता दिया कि 125 आया। तो 125 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या कहता है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से अनुपात ज्ञात करो। सवाल कहता है कि पहली तो 4 अभाज्य संख्या लो और पहली 3 भाज्य संख्या लो और उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताओ क्या होगा। तो हम सबसे पहले पहली 4 अभाज्य संख्या ले लेंगे। तो हमारी पहली 4 अभाज्य संख्या में यहाँ पर लिखनी स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, पहली 4 अभाज्य संख्या।
तो मेरी चार अभाज्य संख्या क्या होंगी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कितनी भाई, पहली तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, मिल गई। ठीक है, अब क्या कहा था, 3 अभाज्य संख्या लो। पहली 3 अभाज्य संख्या, मतलब पहली 3 अभाज्य संख्या। अब पहली 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, सॉरी भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 4, 6 और 8, 4, 6 और 8। फिर इसने क्या कहा था, अगर भाई पहली 4 अभाज्य संख्याओं का तो एलसीएम, मतलब ऊपरली संख्याओं का तो एलसीएम लेना, ठीक है ना, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। तो इन सभी का जो एलसीएम होगा मैं यहाँ कोष्ट में लिख दूँ। अगर भाई इन सभी का एलसीएम जब निकलने के बाद आएगा, या फिर नीचे निकाल के ही दिखाऊँ, वैसे आप इतने कमज़ोर होगे नहीं, आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो इसका मतलब इनका एलसीएम मैंने 210 था तो यहाँ लिख दिया। फिर इसने कहा लास्ट की जो है इनका लिखो एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है ना। वैसे कहोगे तो मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ, पर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, ऐसा तो है नहीं कि एलसीएम एचसीएफ ना आता हो, ठीक है ना। तो बच्चों की अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी तो अपने अंदर की हेजिटेशन को दूर करो, क्योंकि कामयाबी के लिए इतना कुछ तो करना पड़ेगा। वो टाइम बीत गया, अब आपको कोई हाथ से टुकड़े करने, ये सब करने ये सिखावे, तो इन सब के लिए अब टाइम नहीं रहा। अब स्मार्ट बनो, ठीक है ना। तो देखो अब उसने कहा था कि इन पहली 4 का 210 जो एलसीएम आया उसके एचसीएफ से, मतलब 3 अभाज्य संख्या, सॉरी वो भाज्य है भाई, यहाँ गलती से लिखा गया, ठीक है ना, यहाँ मैंने 2 लिखा। इनका रेशियो बताना था, ये तो रेशियो हो गया, तो 2 एकम 2, 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, ना जाने की 0, 5, तो मेन रेशियो क्या आ गया, तो हम इसका आंसर लिख देंगे 105, 105 रेशियो 1। चलो मैं फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, सवाल बहुत ईजी सा था, बस बात इतनी है, एक बार समझ आ जाओ। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का तो एलसीएम निकाल लो। हमने लिखा पहली 4 अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, उनका एलसीएम लिख दिया, 210 निकल करके आया। फिर कहा पहली 3 भाज्य संख्या लो, तो हमने ले लिया पहली 3 भाज्य संख्या होती है 4, 6 और 8, उनका एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ निकाल दिया 2। फिर कहता है कि इनका अनुपात बताओ, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा भाई, ये 210 और ये 2 रेशियो में रखा, काटने के बाद 2 एकम 2 और 2 से काटा तो 105, तो इसका रेशियो कितना हो गया 105 रेशियो 1। तो कौन सा ऑप्शन सही लगा दूं, ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है ना, आप एक बार नीचे अपने सुझाव जरूर मेंशन करना कमेंट में। तो चलिए एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या कह रहा। अगले सवाल का कहना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। बस केवल सवाल समझने की बात होती है। अगर यहाँ पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि सवाल का करना क्या है, सवाल बस समझने की बात यह होती है कि अगर हमने यहाँ पर सवाल पढ़ा तो हमें पता लग गया ना इसका करना क्या है। तो हकीकत में सवाल बहुत ईजी है। जब हमें यही नहीं पता सवाल पूछ क्या रहा है, हमें आंसर क्या देना, तो हम हर एक सवाल को इसी नज़रिए से देखेंगे कि पता नहीं कितना हार्ड है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी ने कहा ऐसी छोटी से छोटी, इन 4 में से कोई सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता दो जिसमें 18 जोड़ दूँ तो इन सब से पूरी पूरी विभक्त हो जाए, मतलब शेष फल तो बचे ही ना कुछ भी, वो मुझे इसमें नंबर बताना। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहला काम मेरा यूँ है कि मैं अलग अलग से भाग देख कर नहीं देख सकता, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 28, 36 और 45 का मैं एलसीएम निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कितना, 28, 36 और 45, और इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना। अब फिर वही बात आ गई, अब आप लोग खुद ही बताओ, मैं हाथ से थोड़ी ना निकाल के बताऊँगा कि इनका एलसीएम क्या होगा भाई, वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो अब अगर यदि मैं निकालने भी पड़ जाऊँ तो एक एक सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत होगा, तो उससे आपको भी डिस्टर्ब होगा और मुझे भी। तो मैं इनका सबका एलसीएम पहले ही निकाल के रखा, तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ इसका एलसीएम कितना होगा, 1260, ठीक है। अब काम की बात क्या है, देखो सवाल कितना ईजी था। 1260 जब इसका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम क्या है, इन सब से पूरी पूरी कटने वाली संख्या है यार, ठीक है ना। और इसने कहा 18 जोड़ने पर, जब भी सवाल क्या है 18 प्लस करने पर, मतलब जब भी प्लस करने की बात आवे तो दिमाग में यही बात रखनी है कि माइनस करना हमेशा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1260 में से इस 18 को
माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद अब तुम खुद ही देखना वो नंबर क्या निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से ऐसे घटा देंगे तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा, 1242, ठीक है ना। अब देखो जो ये 1242 हैगा, और यदि मैं इसमें 18 जोड़ दूँ, मतलब 18 प्लस कर दूँ, तो ये इन सब से कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यदि मैं इसमें 18 प्लस करूँगा तो ये 1260 बनेगा। और अभी पता करा कि 1260, 28, 36 और 45 तीनों से पूरा पूरा कटता ही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1242। अतः इन सब में छोटे से छोटा नंबर ये 1242 है, जिसमें 18 प्लस कर दो तो 28, 36 और 45 तीनों से कट जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं आने का। आया कुछ समझ में? तो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या कह रहा, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल इतना इतना इतना, मतलब कि 1, 2, 3 शेष बचता हो। सवाल कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बता दो, इनमें से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो मैं 4 से भाग दूँ तो 1 शेषफल बचना, 4, 5 से भाग दूँ तो 2 और 6 से भाग दूँ तो 3। तो देखो सवाल ने कहा 4, 5, 6 संख्याएँ दे दी, 4, 5 और 6। यदि मैं इनसे भाग देने की कोशिश करूँ तो मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, 1, 2 और 3 लिखा, 1, 2 और 3। इसका मतलब हर कंडीशन में इनका अंतर कितना बैठेगा, अंतर आ गया 3, 3, 3, हर बार अंतर 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये अंतर 3 है, याद रखना ये अंतर है, तो इसीलिए लास्ट में भी घटा नहीं होगा। अब 4, 5 और 6 का निकाल दो एलसीएम, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल दो। तो सबसे पहले तो मैं कटने वाली संख्या पता करूँगा नहीं। अब भाई मुझे पहले तो पता होगा कि इन सब से कटने वाली संख्या कौन सी है, फिर इसने कहा इतना इतना शेषफल बचना चाह, मतलब 3 हर बार शेष बचना चाह। तो मैं इन्हें करने की कोशिश करूँ तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो बच्चों 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल दो, ठीक है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा, ठीक है ना। अब 60 क्या है, 60 तो इनसे सबसे कटने वाला नंबर है, लेकिन मैं तो शेषफल का भी जिक्र आया था। तो यहाँ देखो यो 3 हैगा, तो यो 60 में बस नु ध्यान, इस बात पर ध्यान देना, यो 60 में 3 प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ देखो यो अंतर है ना, अंतर मतलब माइनस करके आया ना, तो इसका मतलब माइनस ही करना पड़ेगा मुझे इस 3 को, और माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 57। 57 इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब तुम खुद इसको भाग दे करके देख सकते हो। देखो इसने कहा था 4 से भाग दूँ तो 1 शेषफल बचना चाह, दे के देखो 4 से भाग, 4 एकम 4, 17 हो गया, तो 4 चौक 16, 1 शेषफल बचाना। तो ऐसे ही इसने पूछने की कोशिश करी थी कि भाई इस बात को संतुष्ट कर दो। एक बार फिर से देख लो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर इतना इतना शेषफल बचे। तो 4, 5, 6 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम इसलिए निकाल रहा क्योंकि पहले पता तो चले कटने वाली कौन सी, शेषफल बाद में देख लेंगे। फिर इन सभी का अंतर जो आ रहा था वो 3 आ रहा था, तो अंतर इसमें से घटा दिया, तो संख्या बच गई 57। देखो भाई अगला सवाल भी बिल्कुल सेम टू सेम है या नहीं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रम से 4, 6 तथा 8 शेष बचता हो। बताओ, है ना दोनों सवाल बिल्कुल सेम टू सेम। और अभी 2021 हाल फिलहाल के पेपर में ही आया था, कुछ ज़्यादा साल पुराना भी नहीं है। आप सोचते हो कितने हार्ड सवाल आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप प्रीवियस ईयर की तैयारी रखो, एग्ज़ाम तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं से करूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, 6, 8 और 10 मेरे पास ये नंबर आ गए यहाँ पर, 6, 8 और 10। शेषफल कितना कहा इसने, अब भाई 6, 8 और 10 का शेषफल बचना चाहिए 4, 6 और 8। इसका मतलब 4, 6, 8 सबको माइनस करके देखो अंतर कितना बैठेगा, सब में बराबर अंतर ही मिलेगा। 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2। इसका मतलब हर बार जो अंतर आ रहा है मेरा डिफरेंस निकल के आ रहा है 2। बस करना कुछ नहीं है, 6, 8 और कितना 10, 6, 8 और 10 सभी का निकाल दो एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 120, ठीक है। एलसीएम 120 हो गया। अब देखो अब 120 में से अब आप लोग खुद ही बताओ, मैं इस 2 को माइनस कर दूँ या प्लस कर दूँ। तो आप कहेंगे कि इसे माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि भैया मैंने पीछे ही बताया कि यू सब का इनका अंतर है, तो अंतर अंतर मतलब घटेगा ही। यहाँ घटा कर आया तो घटा कर ही लिखना है मुझे आगे भी। तो मैं इसमें से 2 माइनस करूँगा,
आप फटाफट बता दो, 2 माइनस करके बचा कितना, 118, 118 राइट आंसर हो गया बिल्कुल। अब बताओ, था ही कुछ सवाल, बिल्कुल नाजुक सी बात थी। अब देखो भाई अगला सवाल, 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना होगा। आई ना बड़ी अजीब सी बात, और कैसे भी सवाल पेपर में आ जा, और वो भी एसएससी जैसे एग्ज़ाम में। देख लो, आप खुद देख सकते हो, एसएससी जीडी 29/11/2021 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ सवाल है, ये कोई मजाक की बात नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे बिल्कुल बालकू वाला सवाल कौन पूछ सके। तो भैया जो चीज़ धरती पे बढ़नी तो वो यूज में तो आवेगी आवेगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी मत सोचो कि सारी हंसी का सीजीएल लेवल की सवाल लोगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग खुद बताओ, करूँ इसे ना करूँ, लेकिन मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे भाई, किसी भी बात पर कहीं भी दिक्कत आके खड़ी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 108। अच्छा चलो अब सीख लो एचसीएफ कैसे निकल लग रहा है, बिल्कुल एक एक डिटेल में बात बताऊँ इस सवाल में। 108 लिखा, फिर आप लिखो 198, मतलब 198, ये दोनों को अलग अलग लिख लो। लिख दिया। अब इनके गुणनखंड करने स्टार्ट करो। 2 का भाग 10 में दो तो कितना बनेगा, 2 पंजे 10, 2 चौक होता है 8। फिर 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 का भाग दो, 3 नम 27। फिर 3 का भाग दो, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग दो, 3 एकम 3। इंगले का काम खत्म हुआ, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, तो 2 का भाग फिर दो, 2 निम 18, 1 बचा, फिर 18 हो गया, फिर 2 निम 18, अब नहीं जाता तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 11 एकम 11। अब देखो एचसीएफ कैसे पता कर रहे हैं, ऐसी संख्या देख, यहाँ 2 है तो इस साइड में भी 2 है, और कम से कम कितनी बार 2 है, तो एक बार 2 है तो एक बार ले लिया। अब देखा 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, अब कम से कम कितनी बार आया, 2 बार, 2 बार ले लो, 3 गुना 3। बस इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो इनका एचसीएफ होगा। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो एचसीएफ निकल के आ गया 18। देखो भाई इतना हार्ड सवाल था, रोंगटे खड़े कर दिए। तो ये तो थी एक मजाक की बात, पर आप सवाल ही होवे, कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। तो चलो भाई, अब ऐसी तो मजाक की बात बहुत होगी। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब भी संख्या पूछी जा, एक संख्या दे रखी हो और दूसरी पूछ रहा हो, या एलसीएम एचसीएफ पर दो संख्या दे के उनमें से कोई एक पूछा जा, तो भी हमें एक ही बात याद रखनी है कि इनके लिए धरती पे एक ही इलाज बना, वो क्या हो रहे हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। बस इसमें मान रख दो। एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 750, हमने लिख दिया 750। एलसीएम कितना दिया गया, सॉरी एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ कितना दिया गया 25, बराबर सवाल कहता है कि उनमें से एक संख्या 75 है, कोई सी भी मान सको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, 75 है। दूसरी संख्या ज्ञात करो, मैंने मान लिया दूसरी संख्या एक्स थी, तो एक्स का मान निकलती मुझे पता लग जाएगा दूसरा नंबर क्या था। अब करते हैं सवाल की स्टार्टिंग। 75 से काटूँ तो कितना बनेगा 10 बार, और 25 की इसमें गुणा कर दूंगा तो 250। तो क्या बात समझ में आई, अगर मेरे पास x का मान निकल कर क्या आ गया 250, इसका मतलब वह दूसरी संख्या कौन है 250। पहली संख्या क्या थी 75, दूसरी संख्या क्या है 250। अब ज़्यादा फालतू की अगर इसमें बात की जोड़ दी जाए तो वो क्या कह सकता है कि इन दोनों का योगफल बताओ, जैसा पिछले सवाल में करा, या फिर दोनों का गुणनफल बताओ कितना होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं की, ठीक है ना। अब इससे फालतू और इसके साथ में कुछ कर भी नहीं सकता। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लो, जब भी एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछी जा, या फिर एलसीएम दे के और दो संख्या दे के एचसीएफ पूछा जा, तो भी वही लगेगा, ठीक है ना। बस वो आगे सवाल में समझ मिलेंगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई थी और दूसरी हमसे पूछी गई थी, हमें फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बस ज़्यादा कुछ नहीं करा, मान रखा और काटने के बाद 1 सेकंड से पहले आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है ना।